हाय, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प में। एनसीईआरटी धमाका सीरीज का आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सबको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी और इसी तरीके से अपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और साथ साथ वीडियोस को लाइक भी करते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने डिस्कस करा था टॉपिक, अब हम बात आ गए थे हम एग्जाम्पल नंबर 1.8 तक। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.8 की। देखिए, an electron falls through a distance of 1.5 cm in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 power 4 न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रॉन है जो फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस कितनी 1.5 सेंटीमीटर किसमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है आपको अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ये आप देख सकते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। The direction of the field is reverse, keeping its magnitude unchanged and a proton falls through the same distance. अभी क्या करा, फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करा और इस बार क्या है, एक प्रोटोन फॉल हो रहा है, सेम डिस्टेंस है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, दोनों केसेस में टाइम निकालना है आपको। कॉन्टेस्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। क्लियर है, इसे कंसिडर करते हुए हम वर्क करेंगे। देखिए यहाँ से इसने बोला फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो हमारी इनिशियल स्पीड कितनी ली जाती है, हमारी जीरो ली जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिट कर रहा है, और जब चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस सिचुएशन में लगने वाला जो फोर्स होगा, जो डाउनवर्ड फोर्स होगा, वो किसके इक्वल होगा, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्लियर है, तो हमारे पास चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जगह स्मॉल ई आ गया। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो इलेक्ट्रॉन के केस में बात करेंगे तो एफ की जगह क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, एम, इधर लिख देता हूँ मैं, ये आपका ए और सफिक्स में इलेक्ट्रॉन का इज इक्वल्स टू आपका चार्ज क्यू और मल्टीप्लाइड बाई ई। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन कितना आ गया, एक्सेलेरेशन कितना आ गया आपका क्यू ई और डिवाइड बाई एम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन आ गया क्यू ई डिवाइड बाई एम इलेक्ट्रॉन। नाउ चूंकि फ्री फॉल का केस है तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। हमें क्या करना है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल ए डिस्टेंस एच। हमने डिस्टेंस कंसिडर कर ली एच। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम सब जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है आपका, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सबने इक्वेशन पढ़ी है। एस कितना है, हाइट कितनी है आपकी, एच है। यू कितना है आपका, जीरो है, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन आपको किसका निकालना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का निकालना है, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का। एंड टी स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए। क्या रहने दीजिए, टी स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए। तो यहाँ से जब टी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से टी की जब वैल्यू निकालूंगा तो टी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2h अपॉन ए ई। कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन ए ई। ए ई की वैल्यू हम यहाँ से इस इक्वेशन से उठा के पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2h एम ई अपॉन ई ई। सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, सब आपको नोन है। तो जब हम सारी वैल्यूज रखेंगे तो सारी वैल्यूज रखने पर टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया हमारा, 2.9 इंटू 10 पावर माइनस के 9 सेकेंड। कितना आ गया, 2.9 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड। सेम प्रोसीजर किसके लिए है आपका, प्रोटोन के लिए। बस चेंज क्या होगा, मास ऑफ प्रोटोन आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटोन आ जाएगा। और जब हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, 1.3 इंटू 10 पावर माइनस 7 सेकेंड। अब आपसे कहा गया एक्सेलेरेशन निकालने के, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ही ड्राइव करी थी एक्सेलेरेशन के लिए। एक्सेलेरेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई था। सबसे शुरुआत कहाँ से करी थी हमने, एफ इक्वल टू क्यू ई से करी थी। एफ की जगह क्या रखा था आपने, एम ए, इक्वल टू कितना हो गया, क्यू इंटू ई। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी, क्यू ई अपॉन एम। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ई अपॉन प्रोटोन के केस में एम पी हो जाएगा। और अगर आप बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उस केस में क्या ले लेंगे आप, एम ई ले लेंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.9। 2 point charges q1 q2 of magnitude plus के 10 power minus 8 coulomb and 10 power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the field at point A, B and C. तो इस तरीके से आपको डायग्राम गिवन है। मैं आपको इसे जाइड बोर्ड पे अलग से समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं बेसिकली और 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है मिड पॉइंट ए,
एक पॉइंट कुछ इस तरीके से डायग्राम में, ये आपका बी पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट ये है आपका सी पॉइंट। क्लियर है? और अगर हम ध्यान से देखें तो ए पॉइंट यहाँ पर जो रखा है प्लस चार्ज रखा है, और यहाँ पर कितना रखा है, माइनस चार्ज रखा है। तो इसे हम प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर है आपका Q1 और यहाँ पर कितना है आपका Q2। और हम जानते हैं Q1 कितना गिवन है आपको, Q1 गिवन है प्लस 10⁻⁻8 कूलाम, और Q2 कितना गिवन है आपको, माइनस 10⁻⁻8 कूलाम। क्लियर है? तो देख सकते हैं आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना गिवन है, एक तो प्लस के 10⁻⁻8 कूलाम, एक कितना है माइनस 10⁻�8 कूलाम। कितनी डिस्टेंस पर है, 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द फील्ड अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में 0.05 0.05 0.05, ये भी 0.1, ये भी 0.1। तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से नेमिंग कर देते हैं इसकी, ये सी पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए डी बोल देते हैं, इसे ई बोल देते हैं। ठीक है? ये भी कितना है आपका 0.01 मीटर, ये भी कितना है 0.01 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.05, ये भी कितना है 0.05, और ये भी कितना है 0.05। क्लियर है? अब आपसे बोला गया Q1 पे कैसा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव, Q2 पे कैसा चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव। आपसे बोला गया है A पॉइंट पर, दैट इज दिस पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर नेट फील्ड निकालिए। तो देखिए वन बाय वन बात करते हैं। पहले मैं इस पेपर को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, इसे साइड में ले आते हैं यहाँ पर। नाउ देखिए यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की वजह से क्या होगा, फील्ड एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और निगेटिव चार्ज से टुवर्ड चार्ज होती है तो भी वो भी किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो नेट फील्ड एट पॉइंट ए कितना आ गया, E1 प्लस E2। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.05, तो मैं इसे फिलहाल के लिए क्या लिख देता हूँ, D से लेके A तक होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है आपकी A से लेके E तक, AE, और इसका भी का होल स्क्वायर। और हम क्या देख रहे हैं, D से लेके A तक की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही आपकी A से लेके E तक की डिस्टेंस है। Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और 1/4πε0 भी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कोई सी भी एक वैल्यू ले लीजिए, 1/4πε0 की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻9, और Q1 चार्ज कितना है आपका 10⁻−8, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है 0.05 का होल स्क्वायर। जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हम देख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये सॉल्व करने में समय लगेगा, वैसे तो इतना समय नहीं लगता है। हमारा आंसर कितना जाएगा, 7.2 × 10⁻4, 7.2 × 10⁻4। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7.2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम ऑन कैलकुलेशन। ठीक है? नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, पॉइंट बी की। देखिए ध्यान से, बी पॉइंट से बात करते हैं। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से कैसे रहेगा, फील्ड अवे रहेगा, और जो आपका निगेटिव चार्ज है उससे क्या रहेगा, आपका टूवर्ड्स चार्ज। ठीक है? तो देख सकते हैं आप बी पॉइंट पर पहले चार्ज के थ्रू डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, अवे पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, और सेकंड चार्ज नेगेटिव उसके थ्रू कैसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में चार्ज की तरफ हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा E2। तो देखो E2 पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, E1 निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो एट पॉइंट बी जब बात करते हैं हम, एट पॉइंट बी जब हम बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास, E2 माइनस E1। कितना आ जाएगा, E2 माइनस E1। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4πε0, सेकेंड चार्ज Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी लेंगे अब हम, E से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी, BE का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0, फिर से आपका चार्ज कितना है Q1, और इस बार डिस्टेंस कितनी होगी, DB का होल स्क्वायर। जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे
तो फिर से इसका आंसर कितना आएगा, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कैलकुलेशन के साथ। ये हमारा आंसर कितना आ गया आपका 1b 2b कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁴ 3.2 इंटू 10⁴। आप सब कॉपी पेन लेके बैठे इसे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को खुद से करें। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम किसके लिए, सी पॉइंट के लिए। देखिए ध्यान से, सी पॉइंट के लिए पहले हमें थोड़े कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं डायग्राम में समझाता हूँ। पहले इधर देखिए ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड की डायरेक्शन अवे कुछ ऐसे, और नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स चार्ज कुछ ऐसे। ये एंगल 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सेम एज ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस वाले फील्ड को हमने E1 बोल रखा है, इस वाले फील्ड को क्या बोल रखा है E2। अगर हम ध्यान से देखें तो दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, जिस लाइन से थीटा जुड़ा होता है वो कंपोनेंट कॉस का होता है, तो E1 cos 60 E1 sin 60। सेम एज यहाँ से जाएगा, मैं इस तरफ बना देता हूँ, इधर कौन आ जाएगा E1 cos 60, और इसका दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, वो कितना होगा आपका E1 sin 60। क्लियर है? नाउ ऐसे ही यहाँ देखते हैं E2 के केस में, फिर से इस डायरेक्शन में तो कौन सा जाएगा E2 cos 60, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन आएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं E2 sin 60। क्लियर है? अब हम क्या देख रहे हैं देखिए, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो E1 और E2 की वैल्यू दोनों के लिए क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। एट पॉइंट C E1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 मैग्नीट्यूड, और जब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो ये जो साइन वाले कंपोनेंट हैं, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो कितना हो जाएगा 0। बचा कौन सा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो कितना हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर E1 cos 60 प्लस E2 cos 60। क्लियर है? मैं इसे ब्रैकेट में अलग से कर देता हूँ, कोई एक जैसा ना लगे, ये अलग है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चूंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है तो 2 टाइम्स ऑफ कोई सा भी एक ले लीजिए, और साथ साथ कितना cos 60। E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ 1/4πε0। E1 कितना है आपका, सॉरी चार्ज 1 पे कितना है 10 पावर -8 कूलाम, और अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.01 का होल स्क्वायर, और साथ साथ cos 60। आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जैसे ही आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा नेट आंसर 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। कितना आ जाएगा, इस केस में भी आंसर आपका 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। इज इट क्लियर? आई होप सबको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। रिपीट करके देखें, एक एक स्टेप्स को कॉपी पेन से खुद से सॉल्व करें, तभी कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा, न्यूमेरिकल भी होगा। जो मेन लाइंस में बताता हूँ उन्हें आप लिखते चलें कॉपी पे, वीडियो को पॉज करें और लिखें, तब आगे सुने। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक पे, आप आगे आते हैं। जब हम आगे बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत ध्यान से समझेंगे, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो बनती है आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो इस टॉपिक से बनती है। ठीक है, क्या है इसमें, वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लास्ट सेक्शन। हमने लास्ट सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और जैसे वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं ऐसे ही ये रिप्रेजेंट होती है। लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट ई ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पिक्चरली। हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। लेट द पॉइंट चार्ज बी प्लेस एट द ओरिजिन। हमने क्या माना कि पॉइंट चार्ज कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है। ड्रॉ वेक्टर्स पॉइंटिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with their length proportional to the strength of the field at each point। हमने क्या करा, वेक्टर्स ड्रॉ करें, कैसे, with their length proportional to the strength of the field at each point। जैसे जैसे फील्ड वेरी करेगा वैसे वैसे वेक्टर की लेंथ वेरी करेगी। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिक्रीजेस इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो आपकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r⁴ के। ठीक है, नाउ
द वेक्टर गेट शॉर्टर एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो वेक्टर की जो लेंथ होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ऑलवेज पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो कैसे रहेगी, रेडियली आउटवर्ड। तो हम डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। बट हम क्या नोटिस कर रहे हैं, जो चार्ज के पास में वेक्टर है उसकी लेंथ ज़्यादा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं उसकी लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। नाउ figure show such a picture. In this figure each arrow indicates the electric field. हर arrow क्या indicate कर रहा है, electric field को indicate कर रहा है, that is a force acting on a unit positive charge placed at the tail of the arrow. Connect the arrows pointing in one direction and the resulting figure represents a field line. तो आपने क्या देखा, वन बाय वन इन एरोस को कनेक्ट करा गया और ये पूरा फिगर क्या बना रहा है, फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी दस गेट मैनी फील्ड लाइंस, बहुत सारी फील्ड लाइंस मिल सकती हैं, ऑल पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, सारी की सारी पॉइंट चार्ज से कैसे रहेंगी, आउटवर्ड रहेंगी। हैव वी लॉस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड नाउ बिकॉज इट वॉज कंटेन्ड इन द लेंथ ऑफ एरो। अगर हम लेंथ ऑफ एरो में फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो हम लॉस कर देंगे, नहीं। Now the magnitude of the field is represented by the density of field lines. The most important line. मैग्नीट्यूड की बात जब भी होगी, फील्ड स्ट्रेंथ की बात जब भी होगी, तो हम किसकी बेस पर रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। किसके, बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। E is stronger near the charge, so the density of field lines is more near the charge, and the linear lines are closer. देखिए ये क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम डायग्राम के बेस पे, सीधे सीधे बताया गया क्या कि E की वैल्यू पॉइंट चार्ज के पास में जो होगी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि जो लाइंस होंगी वो बहुत पास पास होंगी। लाइंस क्या होंगी, बहुत पास पास होंगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी। अवे फ्रॉम द चार्ज द फील्ड गेट्स वीकर एंड द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज लेस। जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, रिजल्टिंग इन वेल सेपरेटेड लाइन। और आपकी वेल सेपरेटेड लाइन आपको शो होंगी। अनदर पर्सन में ड्रॉ मोर लाइंस बट द नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप ज़्यादा लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन इन एनी रीजन। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइंस इन डिफरेंट रीजन विच इज़ इंपॉर्टेंट। मेन चीज़ हमें क्या ऑब्जर्व करनी है, रिलेटिव डेंसिटी। क्या ऑब्जर्व करनी है, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ही फील्ड की स्ट्रेंथ को आपका एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। नाउ वी ड्रॉ द फिगर ऑन द प्लेन ऑफ पेपर दैट इज इन 2 डायमेंशन बट वी लिव इन 3 डायमेंशन। हम किसी भी फिगर को पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं 2 डायमेंशन में, लेकिन हम कहाँ रहते हैं, 3 डायमेंशन में। सो इफ वन विशेस टू एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस वन हैज टू कंसीडर द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एक तो बोल रहा है कि हम डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एस्टिमेट करेंगे और एक क्या कह रहा है कि भाई कंसीडर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये भी क्या आपकी फील्ड डेंसिटी है, फील्ड लाइन डेंसिटी है। perpendicular to the lines, lines कैसे perpendicular, since the electric field decreases as the square of the distance from a point charge and the area enclosing the charge increases as the square of the distance। देखिए ध्यान से क्या है, सीधे सीधे बोल रखा है कि जैसे डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, और एरिया क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एनक्लोजिंग एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो फील्ड लाइंस हैं उस एरिया से जाने वाली वो क्या रहने वाली हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपका एरिया बढ़ भी रहा है तब भी फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, वॉट एवर मे बी द डिस्टेंस ऑफ द एरिया फ्रॉम द चार्ज। और एरिया की डिस्टेंस चार्ज से चाहे कितनी ही क्यों ना हो। वी स्टार्टेड बाय सेइंग दैट द फील्ड लाइंस कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस। तो हमने सीधे सीधे क्या पता चल रहा है कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या कैरी करती हैं, वो इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर फील्ड की डायरेक्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कैरी करती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरी करती हैं। हैविंग ड्रॉन ए सर्टेन सेट ऑफ फील्ड लाइंस द रिलेटिव डेंसिटी that is closeness of the field lines at different point indicates the relative strength of electric field at those point। तो सीधे सीधे क्या बोल दिया उसने कि having drawn a certain set of field lines, अगर हम limited field lines draw करें, the relative density of the field lines at different point indicates the relative strength। तो मैंने आपको बता दिया है क्या, जो relative density होगी field lines की वही क्या बताएगी आपकी, relative strength of electric field at those points। the field lines crowd where the field is stronger एंड आर स्पेस्ड अपार्ट वेयर इट इज़ वीक। जो फील्ड लाइन से वो क्राउड रहेंगी जहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा और जहाँ पर वो स्पेस रहेगा उनमें ज़्यादा, तो वहाँ पर फील्ड क्या रहेगा, कम रहेगा। फिगर नंबर 1.16 shows a set of field lines. We can imagine the two equivalent small elements of area placed at point R and S normal to the field. They are the number of field lines in our picture
cutting the area elements is proportional to the magnitude of field at these points. The picture shows that the field R is stronger than S. देखिए पहले मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, तब हम बात करेंगे थ्योरी की। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, एक चार्ज रखा है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर दो एलिमेंट मान लिया हमने, एक आर और एक एस, ये प्लेनर एरिया है। लेकिन हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि जो आर में है उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा जा रही हैं। क्यों ज़्यादा जा रही हैं? वहाँ क्लोज क्लोज हैं फील्ड लाइन्स, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर क्या डेंसिटी कम हो गई, यहाँ एक ही फील्ड लाइन्स पास हो रही है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आर है वो किस रीजन में है, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड, और जो एस है वो किस रीजन में है, रीजन ऑफ वीकर फील्ड। तो आप ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले भी कई बार, क्या कि फील्ड स्ट्रेंथ रिलेटिव डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दो एरिया बना रखे हैं हमने कुछ इस तरीके से, एक P1 और एक P2। यहाँ P1 वाला जो है उसकी रेडियस कितनी हम कंसिडर कर रहे हैं, R1, मतलब डिस्टेंस उसकी, और P2 की डिस्टेंस कितनी कंसिडर कर रहे हैं, R2। तो इसके रिस्पेक्ट में सॉलिड एंगल रिप्रेजेंटेशन कराएंगे, वो अभी देखते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखिए ध्यान से, टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंसी ऑफ द फील्ड लाइन्स ऑन एरिया or rather the solid angle subtended by an area element, let us try to relate the area with solid angle। हम क्या करेंगे, एरिया को सॉलिड एंगल से रिलेट करेंगे। ए जनरलाइजेशन ऑफ द एंगल ऑफ थ्री डायमेंशन। सॉलिड एंगल क्या बेसिकली थ्री डायमेंशन का एंगल है। रिकॉल हाउ ए प्लेन एंगल इज डिफाइंड इन टू डायमेंशन। लेट ए स्मॉल ट्रांसवर्स लाइन एलिमेंट डेल्टा बी प्लेस्ड at a distance r from point O, then the angle subtended by delta L can approximate be delta theta equals to delta L upon R. Likewise in three dimension the solid angle। देखिए ध्यान से क्या कहानी है, हम प्लेन एंगल की बात करते थे तो कुछ इस तरीके से बना देते थे, हम बोलते थे पार्टिकल रोटेट करके कुछ ऐसे गया होगा, और इस यहाँ से यहाँ तक के जो ये होता था इसे क्या बोलते थे हम, एंगल बोल देते थे, ठीक है। डेल्टा थीटा, ये हो गई डेल्टा एल, और ये हो गया आर। और हम फॉर्मूला क्या लिखते थे टू डायमेंशन के लिए, एंगल एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये हमारा टू डायमेंशन था। अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो सॉलिड एंगल किस तरीके से ड्रॉ होता है देख जानते हैं। अगर हम कोन शेप कंसिडर करें एक कुछ ऐसे, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इस डिस्टेंस को आर बोल रहा हूं, ये जो एरिया होता है, ये जो जोन है जिसे मैं शेड कर रहा हूं यहां पर, ये ठीक है, ये एरिया कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, और ये डिस्टेंस हो गई। तो जो यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा, जैसे आइसक्रीम कोन होता है ना, जो यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा वही क्या कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है बेसिकली ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, डेल्टा ओमेगा से भी कर देते हैं, इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे मैं थोड़ी देर के लिए किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डेल्टा एस से, और अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। तो इस तरीके से तो हमने क्या डिफाइन करा, ये सॉलिड एंगल, और ये क्या था हमारा एंगल। नाउ बढ़ते हैं, देखिए इन थ्री डायमेंशन द सॉलिड एंगल, जो सॉलिड एंगल मैंने आपको समझा दिया है, सबटेंडेड बाय ए स्मॉल परपेंडिकुलर एरिया प्लेन एरिया डेल्टा एस एट ए डिस्टेंस आर कैन बी रिटन एज डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने आपको समझा दिया है। we know that in a given solid angle the number of radial field lines are same। अगर सॉलिड एंगल फिक्स है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या रहेंगी आपकी, सेम रहने वाली हैं। इन फिगर फॉर टू पॉइंट्स P1 and P2 at a distances R1 and R2 from the charge, the element of area subtended by solid angle delta omega is R1 square delta omega and P2 के केस में कितना है आपका R2 square delta omega respectively। The number of lines cutting these area element are the same। देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमने दो पॉइंट्स कंसीडर करें, P1 और एक P2, एक R1 डिस्टेंस पर है और एक R2 डिस्टेंस पर है। इनके सॉलिड एंगल आपने कैलकुलेट करने के बाद में इनके एरिया की वैल्यू निकाली, तो हमने पढ़ा सॉलिड एंगल में डेल्टा ओमेगा इक्वल डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल्टा ओमेगा, तो आर इसके लिए कितना आ गया, R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, इसके लिए कितना आ गया, R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। हम देख रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन जो एरिया कंटेंट है उससे जाने वाली फील्ड लाइन्स अभी भी क्या है, सेम है। तो वही लाइन क्लियर हुई कि सॉलिड एंगल के केस में फील्ड लाइन्स क्या रहेंगी आपकी, सेम रहेंगी। क्लियर है इतना।
द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट इज देयरफॉर n upon r1 square delta omega at p1 and n upon r2 square delta omega at p2 respectively. Since n and delta omega are common, the strength of the field clearly has a 1 upon r square dependency. Is it clear? यहाँ से concept सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि जो आपकी दो चीज़ें हैं मेन, क्या अगर डेंसिटी ज़्यादा है फील्ड लाइंस की तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, डेंसिटी कम है तो फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी. सेकेंड कंडीशन, सॉलिड एंगल के केस में एरिया आपका चाहे R1 डिस्टेंस पर हो, R2 डिस्टेंस पर हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. नाउ द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस वाज इन्वेंटेड बाय फैराडे टू डेवलप एन इंट्यूटिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के आसपास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ना देते हुए केवल पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन दी गई फैराडे के थ्रू फील्ड लाइंस की. फैराडे कॉल्ड देम लाइन ऑफ फोर्स, और फैराडे ने उन्हें क्या बोला? लाइन ऑफ फोर्स. दिस टर्म इज समवॉट मिसलीडिंग, स्पेशली इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के केस में मिसलीड करती है टर्म. द मोर अप्रोप्रिएट टर्म इज फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, दैट वी हैव एडप्टेड इन दिस बुक. तो इसलिए मोर अप्रोप्रिएट टर्म हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक के केस में, मैग्नेटिक के केस में हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दस ए वे of pictorially mapping the electric field around a configuration of charges. क्या है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्या यहाँ से डेफिनेशन बनती है जो आप कॉपी में लिखते भी हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द वे ऑफ पिक्चरली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इन जनरल क्या होती है? ए कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट द पॉइंट. क्या है? एक ऐसा कर्व जो इस तरीके से ड्रॉ करा जाए जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो क्या बताए? वो बताए डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन को वो इंडिकेट करे. क्लियर? एन एरो ऑन द कर्व इज ऑब्वियसली नेसेसरी to specify the direction of the electric field from the two possible directions indicated by a tangent to the curve. A field lines in a space curve, that is a curve in 3 dimension. Now figure 1.17 shows the field lines around the some simple charge configuration. As mentioned earlier, the field lines are in 3D space, so the figure shows them only in a plane. The field lines of a single positive charge are radially outward while those of single negative charge radially inward. तो देखिए यहाँ सीधे सीधे कंसेप्ट है, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ. यहाँ पे आपको फर्स्ट डायग्राम देखिए, ये किसके लिए है? Q ग्रेटर देन जीरो के लिए. Q ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या? जीरो से बड़ी टर्म्स कैसी होती हैं आपकी? पॉजिटिव होती हैं. तो ये फील्ड लाइंस किसकी है आपकी? पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस है. किसकी है? पॉजिटिव चार्ज के लिए. तो हम क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं. किधर जा रही हैं? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. सिमिलरली सेकंड केस किसके लिए? Q लेस देन जीरो, दैट इज किसके लिए? आपका नेगेटिव चार्जेस के लिए. तो नेगेटिव चार्जेस केस में फील्ड लाइंस जो है रेडियली कहाँ आ रही हैं? आपकी इनवर्ड आ रही हैं. नेगेटिव चार्ज केस में फील्ड लाइंस कहाँ आ रही हैं? रेडियली इनवर्ड आ रही हैं. अब अगर हम दो चार्जेस ले लें, पेयर ऑफ चार्जेस ले लें Q1 और Q2, बिकॉज बोथ चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ निकल रही हैं, लेकिन दूसरे पॉजिटिव से इंटरेक्ट नहीं करेंगी. एंड द नेक्स्ट इज, यहाँ पर देख सकते हैं अपोजिट पोलैरिटी लेंगे तो पॉजिटिव से निकलेंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे जाकर क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है. पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे जाकर क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है. आप हर फील्ड लाइंस को देख सकते हैं, हर कोई पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे जाकर क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है. दैट मीन्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ट्रेवल करती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती हैं. कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, पढ़ लेते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज. मैंने अभी आपको बताया, इफ देयर इज सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी. जैसे यहाँ पर सिंगल चार्ज है तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज केस में तो इनफाइनाइट से स्टार्ट हुई हैं और पॉजिटिव चार्ज केस में टर्मिनेट कहाँ होंगी? इनफाइनाइट पे जाकर होंगी. इन ए चार्ज फ्री रीजन, जहाँ चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक. अगर चार्ज फ्री रीजन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगी? विदाउट एनी ब्रेक आपका कंटिन्यूअस कर्व शो करेंगी. टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. वाई? देखिए ध्यान से, हमने बोला कि फील्ड लाइंस क्या है? एक आर्बिट्रेरी कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. अब अगर हम कह दें कि भाई फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, सपोज मैंने इन्हें क्रॉस करा दिया ऐसे, तो इस कर्व के लिए तो फील्ड की डायरेक्शन ही हो गई, और मैं इस पॉइंट पर इस कर्व के लिए बात करूंगा तो फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी टेंजेंट के अलाउंग. और एक पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन हो गई? दो डायरेक्शन हो गई, जो पॉसिबल नहीं है. जो पॉसिबल नहीं है. तो हम देख सकते हैं टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. इफ दे डिड, the field at the point of intersection will not have a unique direction, which is absurd. Clear है? Now next is electrostatic field lines do not form any closed loop.
ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती। दिस फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम कहाँ डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कैसे नहीं करती, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से चल रही हैं और निगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो रही हैं, वो निगेटिव से पॉजिटिव पे वापस नहीं आ रही, केवल पॉजिटिव से चल रही हैं और कहाँ जाकर टर्मिनेट हो रही हैं, निगेटिव पर जाकर वो टर्मिनेट हो रही हैं। क्लियर है, ये आपका फील्ड लाइंस तक का कॉन्सेप्ट था। इससे आगे है आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो आपका डिस्प्ले पे शो रहा है इस पर भी आप हमें भेज सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।